अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 6 एसएसटी। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। तो आप कंटेंट ओपन कर लिए। आपको सिलेबस बता देते हैं आपका। पिछली बार हमने बताया था, मगर एक बार फिर से बता देते हैं आपको सिलेबस। तो हमने बताया था कि हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? 3 चैप्टर। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। हमने बताए थे आपके ये 3 चैप्टर आपके हिस्ट्री हाफ ईयरली एग्जाम में हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा? चैप्टर 3, 4 एंड 5। फिर हमने ऐसी ज्योग्राफी का बताया था कि ज्योग्राफी के में भी हाफ ईयरली का सिलेबस क्या है। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। फिर सिविक्स का बताया था कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ये इसका सिविक्स का हाफ ईयरली सिलेबस होगा। और हमने ये भी बताया था कि आपका जो पीए फर्स्ट का सिलेबस है सिविक्स का, जियोग्राफी का और हिस्ट्री का है, मतलब ये इसके चैप्टर नंबर 1 और 2 और इसके चैप्टर नंबर 1 एंड 2 और इसका चैप्टर नंबर 1 एंड 2। ये हमने बताया था कि आप इसका टेस्ट दे चुके हैं। आपका पीए फर्स्ट का सिलेबस था ये, आपने इसका टेस्ट भी दे दिया है। तो अब आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना है और ये इसमें से कुछ भी हाफ ईयरली में आपके नहीं आएगा। ठीक है, हाफ ईयरली में मैंने जो सिर्फ टिक लगवा रखे हैं आपको चैप्टर नंबर 3, 4 सिविक्स में, और ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3, 4 और ऐसे ही हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। यही 7 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे, जिसमें से हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 में करा था, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 में किया था। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमने चैप्टर नंबर 3 करा था पार्ट 4 में, फिर चैप्टर नंबर 4 किया था हमने पार्ट 5 और पार्ट 6 में, 2 पार्ट में हुआ था ये अलग अलग। फिर सिविक्स में ऐसे हमने चैप्टर नंबर 3 किया था और चैप्टर नंबर 4 किया था, ये भी अलग अलग पार्ट में था। ठीक है, और हमारा हिस्ट्री का एक चैप्टर बचा था द वैदिक एज एंड द जनपदास। तो वैदिक एज एंड जनपदास में हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमने इसका पार्ट 5 आपको पढ़ा दिया था। पार्ट 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल होगा, लास्ट होगा। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज नंबर 27 ओपन कर लिए। पहले स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्टिंग से खोलते हैं। पेज नंबर 27 आपको याद होगा, हमने ये पढ़ाया था आपको पार्ट 5 में। डेट वेट सब आपको याद होगी कौन सी डालनी थी। फिर हमने द वैदिक एंड जनपदास में 4 बुकों के बारे में, 4 वेद के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर उसमें हमने संस्कृत और लैंग्वेजेस के, कुछ अदर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी लैंग्वेज उस ज़माने की थी, किस फैमिली से कौन सी लैंग्वेज आज जो इंडिया के अंदर बोली जा रही है वो किस फैमिली से रिलेट करती है, कौन सी फैमिली है लैंग्वेज की, कौन सी फैमिली है जो आजकल हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि संस्कृत भी हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं है, जो पहले थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद है। फिर लाइफ ऑफ वैदिक एज पढ़ा, वैदिक एज की लाइफ कैसी थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, फिर उनकी सोशल लाइफ में हमने अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग चीज़ें, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट मतलब वर्ड्स पढ़े, जैसे यहाँ पर जना और विश के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, इसे पूरा डिफाइन करा। फिर आर्यन और दसास और दासीज, जिसे हम कहते हैं दासी, काम करने वाली है ना, स्लेव जो गुलाम होते थे, उनके बारे में पढ़ा था। फिर यहाँ हमने रिलीजन के बारे में पढ़ा कि उनका मेन रिलीजन क्या था, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे थे वो लोग। तो हमने बताया था कि ऐसा कुछ मतलब ये नहीं देखा गया था कि, और इसमें ये पूछा था कि रिलीजन में मतलब वर्शिप किसकी कर रहे थे। तो हमने बताया था आपको कि ऐसा कोई सच कोई ऐसे उनका कोई भगवान नहीं था, मतलब ऐसा कोई ऐसे मूर्त नहीं थी जैसे आज हैं। हिंदूज़ के रिलीजन में क्या होता है, विष्णु, कृष्णा, गणेश अलग अलग हैं, मगर उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी नदियों की पूजा करते थे। ठीक है, और जैसे कि अलग अलग एयर की, हवा की, ऐसी धरती की, आग की और आसमान की, बिजली की, इस तरह से मानते थे कि हमारे सब अलग अलग गॉड हैं जो एक बिजली देते हैं, एक बारिश करते हैं। तो उन लोगों की मतलब सोच के, देखा तो गया नहीं है किसी ने कि कोई आदमी आया वो बारिश कर रहा हो, देखा तो है नहीं, मतलब वो सोच के कहते थे कि हमारे भगवान हैं जो हमारे लिए ऐसे बारिश कर रहे हैं। धरती भगवान, ठीक है, पृथ्वी भगवान, जल एक ऐसे ही जल की पूजा, इस तरह से अलग अलग इनकी थिंकिंग थी। वो इस हिसाब से अपनी पूजा करते थे, अलग अलग नदियों की पूजा करते थे। सूरज उगाने और डुबाने वाले गॉड को मानते थे कि सूरज उगाने और डुबाने वाला गॉड अलग है, उसकी पूजा करते थे। फिर हमने जनपदास के बारे में पढ़ा था कि जनपदास कहते हैं पीपल को, जब ग्रुप, खूब सारे लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता है तो हमने कहा जनपदास में राजा होता था, मतलब वो राजा नहीं होता था मेनली, अगर देखा जाए तो राजा कहते थे, राजन कहते थे उसे, मगर ऐसा नहीं था कि राजा है तो उसका कोई महल होगा या कुछ। नॉर्मल जैसे एक कस्बे में या एक ट्राइब में, एक ख़ानदान मान लो, एक ख़ानदान है, उसमें एक ट्राइब जिसे कहते हैं, ट्राइब में 40 लोग, 40 तो बहुत कम हो गए, मान लो चलो 250 लोग, 300 लोग हैं। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे बहादुर, सबसे इंटेलिजेंट होता था उसे कह दिया जाता था कि आप हमारे लीडर हैं। अगर कोई राय ली जाएगी, जैसे हम लोग होता है ना, हमारे घर में एक बड़े होते हैं, तो सारे
डिसीज़न हम लोग लेते हैं, फिर उनसे जाके मशवरा लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो बुज़ुर्ग होते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनके पास भी ऐसे ही लीडर हुआ करते थे, वो जो बताया करते थे वही होता था, और वो वॉर होती थी, लड़ाई होती थी, तो उसमें वो लीड करा करते थे, मतलब एज अ किंग ट्रीट करा करते थे, मगर ऐसा किंग की तरह बस रहते थे, वो लोग रहते किंग की तरह थे, मगर ऐसा नहीं है कि अब वो सच में ही उन्हें किंग का ओहदा मिल गया है तो उनकी अलग गद्दी होगी, राजगद्दी होगी, गुलाम होंगे और वो घोड़े पर चल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल आदमी की तरह रहते थे, जैसे सब हैं सब वैसे ही हैं, बस उनकी एक पोजीशन सेट कर दी जाती थी कि आप ही हमें लीड करेंगे लड़ाइयों में। ठीक है, कोई मशवरा देना होगा, सलाह देनी होगी, तो आप इंटेलिजेंट है, आप बताएंगे, आपसे लोग बाग पूछने आएंगे, राय मशवरा करेंगे। क्या होता है, समझदार इंसान से तो इंसान पूछता है अगर उसे कोई चीज़ कंफ्यूज होती है, किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न होती है, तो ऐसे ही वो लोग चूज़ कर लिया करते थे। फिर आया महाजनपदाज। तो महाजनपदाज में क्या था, महाजनपदाज में एक अलग अलग जनपदाज, जब ये बड़े बड़े ग्रुप बनने लगे, इसमें राजा जो है लोगों के अंदर वो, जैसे हमने बताया था ना कि पहले ये नहीं था कि मैं यहाँ पर इस राजा को हरा दूँ, मैं जीत जाऊँ, मेरी गद्दी बढ़ जाएगी, मेरा इलाका बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें जब होने लगी इसमें जनपदाज में, तो उसे महाजनपदाज कहा गया। महा मतलब बड़ा। उसमें अब जो राजा हुआ करते थे बाकायदा वो अपनी आर्मी बनाया करते थे। जनपदाज में क्या होता था, आर्मी नहीं होती थी उनकी, उनके गांव के लोग जो नॉर्मल पीपल होते थे ना, वही लोग, अगर किसी दूसरे के गांव से लड़ाई हो गई तो वही लोग सब मिल के जाया करते थे, और जो लीडर होता था वो, उसका काम क्या होता था, उन लोगों को इकट्ठा करना कि चलो भाई चलो, वहाँ पर उस गाँव से हमारी लड़ाई हो गई है, तैयारी कर लो, हथियार निकाल लो, इस तरह से। और महाजनपदाज में क्या था, बाकायदा एक आर्मी बना दी गई थी कि तुम लोग हमेशा ट्रेन रहोगे, तुम लोगों को खाना वाना, मतलब महाजनपदाज का काम ये था। महाजनपदाज में जो रूलर होता था वो सबसे ताकतवर रूलर होता था, अपना महल वहल सब बनाने लगा, उसकी स्टेट कंट्री होने लगी। पहले इसमें क्या था, जनपदाज में कोई स्टेट कोई कंट्री नहीं होती थी, जैसे राजधानी होती है ना, कि पहले शाहजहाँ के ज़माने में कि राजा ने दिल्ली पे राज कर रहा है शाहजहाँ, और उसने आगरा को बना रखा है। ठीक है, अलग अलग राजधानी अपनी अपनी बनाते थे जहाँ से वो पूरा रूल करते थे। इस तरह से जनपदाज में नहीं था, मगर महाजनपदाज में ये चीज़ें शुरू हो गई थी। महाजनपदाज में टैक्स लेना शुरू कर दिया था। जनपदाज में क्या है, जनपदाज में राजा कोई ऐसी कोई बड़ी पोस्ट नहीं होती थी, बस उसे एज अ लीडर बताया जाता था कि तुम्हारा ये काम है। ठीक है, पब्लिक के बराबर ही होता था, वो हर इंसान के बराबर ही उसकी वैल्यू होती थी, बस वो लोगों में थोड़ा बहादुर होता था तो उसकी थोड़ी इज्जत करी जाती थी, उससे राय मशवरा लिया जाता था। महाजनपदाज में क्या है कि अब राजा और जो पिरजा है उसमें डिफरेंस आ गया है। पिरजा और राजा एक दूसरे से बहुत अलग हो गए। क्यों? क्योंकि राजा अब महल में रहने लगे, राजा ने अपनी स्टेट कंट्रीज़ बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अपना एरिया किंगडम बनानी शुरू कर दी, और अपनी आर्मी बाकायदा तैयार कर रखी है कि तुम्हें, मतलब 400-500 लोग जितने भी हैं उसने तैयार कर रखे हैं, तुम्हें सिर्फ लड़ाई करनी है, तुम्हें सिर्फ खेती करनी है, ऐसे करके अपना अपना ग्रुप डिवाइड करना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से वो किंगशिप शुरू हो गई थी वहाँ पर। ठीक है, और एक दूसरे किंग को मानने लगे थे, किस लिए? पैसे के लिए, कि उसका माल मतलब जो जीतता है वो क्या करता है, जो हारा वाला ग्रुप होता है उसका सारा सामान लूट लेते हैं। ठीक है, उसके ऐसे ही गुलाम, उसके जो बंदे बच जाते हैं। जैसे अब 2 ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप ने दूसरे को हराया, तो ज़रूरी थोड़ा ना है दूसरे वाले को हराया तो सभी को मार के हराएंगे, कुछ जिंदा भी बच जाते थे, तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता था, गुलाम के तौर पर उन्हें यूज़ करते थे। ठीक है, उन्हें ही कहा जाता था दस्सा और दसाई। ठीक है, देसियस, ये दासी जिसे कहते हैं, मतलब स्लेव। और दसा कहते थे आदमी होता था अगर, तब औरत होती थी तो दासी। तो इस तरह से महाजनपदाज शुरू हो गया, टैक्स लेना शुरू हो गया इन लोगों की। फिर पॉलिटिकल लाइफ, हमने सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें शेयर की थी इसमें। फिर एग्रीकल्चरल चेंजेस क्या आया था इनके ज़माने में, तो हमने बताया था कि जैसे कि हमने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे पहला जो चैप्टर था, वहीं पर लोहा का इस्तेमाल करना इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग बाग ने शुरू कर दिया था। और ये लोग उसके बाद आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वैनिश होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, या ये कह सकते हैं उन्हें ख़त्म कर आए थे। इसकी पक्की नॉलेज नहीं है अभी कि कैसे ख़त्म हुए थे वो। तो ये लोग जब आए थे, जब तक लोहे का इस्तेमाल तो शुरू हो चुका था, वो ईजाद हो चुका था, लोहा बहुत यूज़ कर रहे थे। फिर एग्रीकल्चर में चेंजेस क्या आया था, आपने देखा होगा जो हल होता है गांव में, इस तरह से एक बैल के पीछे एक लकड़ी का डंडा होता है, और यहाँ पर ऐसे करके लोहे का कांटा लगा होता है, पहले लकड़ी का लगा होता था। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में चेंज क्या है कि ये लोग लोहे के टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करने लगे। ठीक है, और ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक यूज़ करने लगे। ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, इसमें अच्छे से आपको पूरा मतलब एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, साइंस का टॉपिक है, तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, तो आप गूगल पे कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। आप 6th-7th में हैं, तो मेरे हिसाब से 7th-8th की बुक में तो आपके साइंस में आ ही जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है।
ठीक है। तो आप इसे सर्च करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको मन करता है कि ट्रांसलेशन होता क्या। वैसे मैंने समझाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि एक जगह सैपलिंग्स उगाई जाती है, फिर थोड़े से जैसे ही बढ़ते हैं वो स्प्रोटेड सीड हो जाती हैं, वो फिर दूसरी जगह उगा दिया जाता है कि वहाँ पर फिर से दोबारा, मतलब जगह ज़्यादा देर तक उसे घेरे नहीं रखते वो लोग, चेंज करते रहते हैं पोजीशन, और टाइम टू टाइम खेती होती रहती है, इससे पैदावार भी ज़्यादा होती है। और जो हमारा हल था मैंने बताया था वो लकड़ी का पहले इस्तेमाल होता था, तो उससे क्या होता था, जो किले की मिट्टी होती थी, जो मजबूत मिट्टी होती थी, सख्त मिट्टी होती थी, ठोस मिट्टी, वो नहीं फूटती थी। हल किस लिए चलाया जाता है खेत में, कि जो मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, जो ठोस मिट्टी है, वो मुलायम हो जाए, जिसमें पानी आराम से पूरे में पहुंच जाए, और जो हम बीज बोएं, बीज फैलाएं, वो आराम से ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाए। तो ये लकड़ी के हल यूज़ करने से नहीं हो रहा था, और बाद में चेंजेस क्या है कि इन लोगों ने लोहे का हल यूज़ करना शुरू कर दिया। उससे भारी से भारी, मोटी से मोटी ढेले लकड़ी, मिट्टी के जो कहते हैं ना, मिट्टी के बड़े बड़े ठोस ठोस पत्थर जो होते हैं वो भी टूट जाया करते थे, और मुलायम मिट्टी हो जाया करती थी, पोरस मिट्टी हो जाया करती थी, जिससे क्या होने लगा, फिर एग्रीकल्चर में आसानी होने लगी, ठीक है। और बर्तन लोहे के बनाने लगे, लोहे के औजार बनाने लगे अपने लड़ाई के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी। फिर हमने बताया था उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, मगाधा की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। फिर हमने सोशल लाइफ का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म किया था। फिर आपको हमने बताया था कि यहाँ पर आपका पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने आपको सब रिवाइज़ करा दिया है। अब मेरे हिसाब से आपको कुछ भूलना नहीं चाहिए, आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर वज्जी है, वैसे लिखा वज्जी पढ़ते हैं इसे। पार्ट 6 स्टार्टेड यहाँ पर लिख लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने आपको पिछली बार बताया था, यहाँ पर पार्ट 5 कंप्लीटेड। आज ये हमारी जो वीडियो है ये पार्ट 6 की वीडियो है, ठीक है। पार्ट 6 स्टार्टेड, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कराया था, आज हमारा ये स्टार्ट होगा। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मगाधा, आपने को बताया था हमने, मगाधा वॉज अ पावरफुल किंगडम। हमने इससे पहले मगाधा के बारे में पढ़ा था, और मगाधा जो है पूरे 16 के 16 जो किंगडम है, सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम मगाधा था, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर मगाधा में ही थे। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब अलेक्जेंडर आया था तो अलेक्जेंडर सबको हराता हुआ आ रहा था। अलेक्जेंडर जो रूलर था वो सबको हराता हुआ आ रहा था, ठीक है। और हराते पहले कौन सी नदी पे, झीलम नदी को पार करके आया, ठीक है। इंडस नदी को पार करी, उससे पहले पोरस नदी जो है, झीलम नदी वहाँ पर, ठीक है, सॉरी, हैदस्पस, बैटल ऑफ हैदस्पस के नाम से जाना जाता है, झीलम, वहाँ पर उसे पोरस राजा का नाम था पोरस, उसे हराया। उसके बाद अलेक्जेंडर ने सोचा अब मैं 20 नदी तक तो पहुँच गया हूँ, अब इसके आगे चलते हैं। अपनी सेना से कहा होगा, तो इसकी सेना ने मना कर दिया था कि नहीं, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मगाधा का जो राजा है, मगाधा का राजा मैंने बताया था ना, मगाधा सबसे पावरफुल किंग था। मगाधा एक ऐसी किंगशिप थी, किंगडम था, जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। फुट सोल्जर यूज़ करे थे इसने, ठीक है। फुट सोल्जर मतलब जो पैदल ज़मीन पर चलकर लड़ते हों। हाथियों पे हाथी थे, घोड़े थे, बहुत बड़ी इसकी तादाद में आबादी थी। तो अलेक्जेंडर भी वहाँ पर रुक गया, इसकी सेना ने मना कर दिया था कि इससे आगे जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, हम इससे हार सकते हैं, क्योंकि वो मगाधा का जो किंग है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है, हम हरा देंगे। सोचो ये कौन सोच रहा है, ये वो लोग सोच रहे हैं जो हर जगह हराते हुए आ रहे हैं तब, ठीक है। इंडिया के अंदर जब इन्होंने अटैक किया था तो ये समझ लो हराते हुए आ रहे थे हर किसी को, और मगाधा से लड़ने के लिए इनकी सेना ने मना कर दिया था, तो फिर यहीं पर रुक गए थे। फिर अब शुरू करते हैं वज्जी। तो यहाँ पर बताया, स्टार्ट किया, मगाधा वॉज अ पावरफुल किंग बट वज्जी वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज गना और सांगा। जैसे कि हम लोगों को पता है, मगाधा जो था वो बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम था, मगर जो वज्जी था वो 2 अलग अलग किंगडम के अंदर था, मतलब 2 अलग अलग गवर्नमेंट किंग थी, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, एक का नाम था गना और सांगा, ठीक है। एक गना और सांगा, ये 2 तरह की अलग अलग गवर्नमेंट थी, जिसके अंडर में वज्जी जो है कंट्रोल में था, जिसके गवर्नमेंट मतलब जो थी इसकी 2 थी। गना इज़ द वर्ड यूज फॉर ग्रुप। गना जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अगर मैं कहूँ 6-7 लोग हैं तो उनका ग्रुप है, वो मतलब ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप किसे कहते हैं, झुंड। तो गना जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है ग्रुप, दैट हैज़ मैनी मेंबर, जिसमें बहुत सारे मेंबर हों, ठीक है। गना ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर हों, मतलब बहुत सारे, जैसे कि 50 लोग हों एक मेंबर में, ये हो सकता है 100 हो, 150 हो। अब हमें इतनी इसमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि इतने मेंबर हों, मगर ग्रुप हो, मेंबर काफ़ी हों उसमें। सांगा मतलब क्या होता है, सांगा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। सांगा का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, मतलब पर्टिकुलरली ग्रुप बनाया गया हो किसी काम के लिए, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है या ये एसोसिएशन है। द कैपिटल ऑफ वज्जी वॉज एट वैशाली, और जो कैपिटल थी वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली, जिसे आज हम क्या कहते हैं, बिहार,
ठीक है, क्या नाम है उसका? वैशाली। वैशाली जो है वज्जी की कैपिटल थी। इन अ गना देयर वर मैनी रूलर्स। अब गना के अंदर बहुत सारे अलग अलग रूलर थे, अलग अलग राजा थे। इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर, और ये कह रहे हैं जब वहाँ पर हज़ारों आदमी रूल कर रहे थे, एक साथ हुकूमत कर रहे थे, ईच वन वॉज नोन एज अ राजा, हर एक को वहाँ पर राजा माना जाता था। अब सोच लो, गना में बहुत सारे रूलर थे और वहाँ तक के ये कह रहे हैं हज़ारों राजा थे, तो हज़ारों मतलब जो रूलर थे हज़ारों को वहाँ पर राजा कहा जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और ये जितने भी राजा थे जब कोई रिचुअल्स होते थे, ठीक है, कोई इनके मज़हब की कोई मतलब पाठ पूजा या इनका कोई ऐसा कुछ फंक्शन हुआ करता था, ये सारे के सारे एक साथ परफॉर्म किया करते थे। फिर उसके बाद दे मेट इन असेंबलीज एंड डिस्कस द मैटर टुगेदर। वो कोई भी अगर डिस्कस करना होता था मैटर, कोई मामला ऐसे सामने आया, ठीक है, तो अगर कोई रीति रिवाज कर रहे हैं, ठीक है, ये है ना रिचुअल्स, कोई रीति रिवाज होता है तो भी साथ में आ रहे हैं। कोई असेंबली अगर इन्होंने बनाई और इन्होंने कोई डिस्कशन करना है तो एक असेंबली बनाते थे पूरी, और मतलब जैसे अब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, टीचर उसमें फिर बताते हैं स्टूडेंट्स के बारे में कि आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा ऐसा है। इस तरह से हमारी इन लोगों की भी एक मीटिंग हुआ करती थी, असेंबली हुआ करती थी, उसमें ये अपने मैटर, अपने जो कोई भी डिस्कस करना होता था टॉपिक, उस पर बात करते थे। वुमेन दसाज एंड कम्मा कराज वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दोज असेंबलीज। इस असेंबली में जो औरतें होती थी वो दसाज और जो कम्मा कराज होते थे वो लोग, उन लोगों को इजाज़त नहीं थी कि ये लोग इस असेंबली में आएँ और हिस्सा लें। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ जो मर्द होते थे घर के वही लोग जाते थे इस असेंबली में, वही डिस्कस करते थे। और वैसे बच्चों का तो जिक्र नहीं है, बच्चे कहाँ ऐसे असेंबली में जाएंगे, इतने समझदार होते नहीं हैं। जो गुलाम होते थे, जो काम करने वाले होते थे, नौकर चाकर होते थे, उन लोगों को इजाज़त नहीं थी, और घर की औरतों को इजाज़त नहीं थी कि इस असेंबली में आएँ और अपनी कोई राय दें, ठीक है। सिर्फ और आदमी जो होते थे, मर्द होते थे वो, और मर्द भी कौन? गुलाम वाले मर्द नहीं, जो गुलाम होते थे वो लोग नहीं, नौकर चाकर जो होते थे वो नहीं। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गनाज और सांगाज। ये कहते हैं जो बुद्धा और महावीर यानी महावीरा जो थे वो दोनों गना और सांगा से रिलेट करते थे, बिलोंग करते थे। बुद्धिस्ट बुक आर गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दोस्त टाइम। ये कह रहे हैं जो बुद्धिस्ट बुक है इस टाइम के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन इसकी ज़्यादा लेनी है, तो बुद्धिस्ट बुक पढ़िए, आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। फिर आते हैं हम इनम गाँव। क्या नाम है? इनम गाँव। गाँव है ये, गाँव, इनम गाँव। इनम गाँव इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोद। कौन सी रिवर? घोद। ये कह रहे हैं इनम गाँव एक घोद जो रिवर है, नदी है, उसके पास वाली जगह, उसके पास है एक जगह। आ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की, वहाँ पर, ठीक है। रिवर गोद क्या है? भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहीं पर एक साइट है जिसका नाम है इनम गाँव, मतलब एक जगह है जिसका नाम है इनम गाँव। हेयर एडल्ट्स वर बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पर कह रहे हैं मतलब जब मरते होंगे लोग बाग तो यहाँ पर जलाया वलाया नहीं जाता था। कैसे क्या कर रहा था? हेयर एडल्ट्स वर बरीड, जो एडल्ट होते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जवान जो होते थे, उन लोगों को दफनाया जाता था ग्राउंड में, ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता था। जैसे हम लोग का होता है मुस्लिम्स में, कबर खोद के दफनाया जाता है, इसी तरह से। लेड आउट स्ट्रेट, उन्हें स्ट्रेट लेटा दिया जाता था। विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ, जिसमें उनका सर जो होता था नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ करा जाता था। मतलब पैर साउथ की तरफ आ गया, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ करके गड्ढा खोदा जाता था। तो जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर किसी को लिटाना है तो इधर की तरफ सर करेंगे, इधर की तरफ पैर, साउथ की तरफ, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर उन्हें दफनाया जाता था। सम ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज, कुछ ब्यूरियल्स, कुछ कब्रें घर में होती थी। मतलब कुछ कब्रें ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तान बना रखा हो, जैसे मुस्लिम्स का होता है एक प्लेस होती है, जगह होती है, वहीं पर लोग बाग दफनाए जाएंगे, घरों में नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे अब कोई इनके दादा दादी कुछ भी कोई ख़त्म हुआ, उन्होंने उनकी कब्र अपने घर में रख ली, ठीक है। और कुछ लोग होते थे बाहर दफनाया करते थे, इस तरह से। वेसल्स कंटेनिंग फूड एंड वाटर वर ऑल्सो फाउंड विद द डेड, और वो बर्तन जिसमें खाना, अनाज, पानी होता था, रखा जाता था, ऐसे बर्तन भी डेड के साथ, मूर्ति, मरे हुए इंसान के साथ रखा जाता था, मतलब मिला है। क्या इनकी फीलिंग, मतलब इनकी सोच क्या थी? ये था कि अगर ये दोबारा ज़िंदा हुए तो इन्हें, आपने सुना होगा उसमें होता था जो पहले जो
ज़माने के लोग होते थे वो ये सोचते थे कि इन्हें मतलब कॉफ़िन जो होता है ना, कॉफ़िन आपने सुना होगा, मम्मी 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 में क्या होता है, दवा लगा के रखते हैं और उसके साथ सामान वामान रख देते थे कि शेविंग मशीन, जूते, चप्पल, पैसे, हीरे जवाहरात, ये सब, कि अगर ये दोबारा ज़िंदा हो तो इन्हें शुरुआत में कमाने की ज़रूरत न पड़े, आसानी से अपने स्टार्टिंग कर सकें। ये इनका बिलीफ था। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है कि इंसान कोई ज़िंदा हो रहा है तो वो सारे सामान उसके साथ दफना दो तो उसे मिल जाएगा, ठीक है। वो सब तो गायब हो जाती है, ज़मीन के अंदर से इधर उधर चला जाता है। तो ये सारा सामान ऐसे देखा गया है, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई पाई गई हैं मुर्दे के साथ, ठीक है, मतलब जो कवर होती थी उसके अंदर। इन इनम गाँव 1 मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged किले जार। ये कह रहे हैं इनम गाँव में एक आदमी पाया गया जो कि बहुत बड़ी कबर में दफनाया गया था, बहुत बड़े उसमें दफनाया हुआ था। 4-legged किले जार, जिसमें 4 पैरों वाले किले का जार था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-room हाउस, मतलब 5 रूम का एक घर था, उसके कोर्टयार्ड में एक आदमी की बॉडी मिली जिसमें 4 पैर वाला किले का जार था। मतलब जार मतलब एक बॉक्स टाइप का था जिसके अंदर उसकी बॉडी रखी गई, जिसे हम कॉफिन कहते हैं। आपने देखा होगा क्रिश्चियन जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले लकड़ी का एक बक्सा टाइप का बनवाते हैं, उसके अंदर बॉडी को रखते हैं, फिर उसके बाद दफन करते हैं। तो इसी तरह से पाया गया। द हाउस इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और जो हाउस था वो बिल्कुल सेटलमेंट के सेंटर में बना हुआ था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इन इनम गाँव आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। अब ये क्या कह रहे हैं, इनम गांव में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो उन्हें क्या मिला, गेहूं की बीज मिली, बार्ले मिला, राइस मिला, पल्सेस मिली, मिलेट्स मिली, पीज मिली एंड सीसम। तो ये सारी बीजें मिली इन सब की। तो इसे देख के अंदाज़ा लगाया होगा यानी ये लोग ये चीज़ें उगाते थे, यानी ये लोग ये खेती करते थे, है ना। अंदाज़ा तो लगाएगा। अगर किसी के घर में आप जाओ घूमने और उसके घर पे अगर बियर की बोतल, शराब की बोतल मिलेगी आपको और 2 गिलास और रखे हो साथ में, तो आप उसे देखकर क्या कहेंगे कि यानी इनके घर में शराब पी जाती है, आप यही तो कहेंगे, ठीक है। या वहाँ पर जो है कोई दवा रखी हो बहुत सारी, या दवा एक रूम हो जहाँ पर सिर्फ दवाइयाँ रखी हो, तो आप सोचेंगे उसे देख के यार लग रहा है इनकी कोई स्टोर की दुकान है इसलिए इनके घर में दवाएं रखी हैं। इंसान ऐसे बनाता है ना बातें, तो ये इंसान ऐसे देख के, सबूतों को देख के बताता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट यही इन सबको देख कर बताते हैं कि यानी वहाँ पर वीट की खेती होती होगी, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस और सीसम, ये सब चीज़ें उगाई जाती होंगी। और क्या मिला, बोन्स विद कट मार्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड सजेस्टिंग दैट पीपल यूज देम फॉर फूड। और अलग अलग हड्डियाँ मिली, उस पर अलग अलग कट मार्क पड़े हुए थे। उसे देखकर ये सजेस्ट हो रहा था कि लोग बाग उसे खाने के तौर पर यूज़ करा करते थे। मतलब हड्डी नहीं, उसके ऊपर का गोश्त खा गए होंगे, हड्डी बची होगी, ठीक है, उस पर दांत वात लगे हुए दिखे होंगे। या आपने देखा होगा जब इंसान खाना पकाता है, गोश्त पकाता है, तो हड्डियों के भी टुकड़े कर देता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे अब कोई किसी के घर में गोश्त बन रहा है तो वो क्या करता है, हड्डियों को भी तो तोड़ देता है ना, तो उस पर अलग अलग कट मार्क पड़ जाते हैं। तो जिसे देखकर अंदाज़ा लगा सकता है इंसान कि ये खाई हुई हड्डी है या खाने के लिए काटी हुई हड्डी है, ठीक है, इस तरह से। दीज इंक्लूड्स कैटल, उसमें क्या क्या आते थे, कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मोंगूज, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, ये सारे जानवर इसमें इंक्लूड थे। मतलब उस ज़माने के जानवरों के बारे में बताया, इन सब की हड्डियाँ पाई गई। इसमें से बहुत से जानवर खाने के लिए भी यूज़ करे जाते होंगे, ठीक है। फ्रूट्स लाइक बर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर ऑल्सो नोन टू देम। और उस ज़माने के जो फल के बारे में था, फल के बारे में रिसर्च जब पता चला तो उसमें क्या क्या निकले, बर, आंवला, जामुन, डेट्स कहते हैं खजूर को, एंड वैरायटी ऑफ बेरीज़, और बेरीज़ मतलब अलग अलग बेर, काफ़ी तरह के बेर, ठीक है। उन लोगों को उसके बारे में काफ़ी नॉलेज थी, मतलब उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि ये सारी चीज़ें खाने की है। अब ये रिसर्च जब होती है तब हल्के हल्के करके पता चला है। दीज एविडेंसेस सजेस्ट दैट पीपल ऑफ इनम गाँव वर हंटर, गैदरर एंड फार्मर। और ये रिसर्च करने के बाद लोगों को पता चला, मतलब जो रिसर्चर थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज की, जिन्होंने रिसर्च की, उन्होंने ये सारी चीज़ें जब खोजी, उन्हें जब ये सारी चीज़ें मिली तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब उस ज़माने के लोग हंटर होंगे, यानी शिकारी होंगे, तभी इतने तरह तरह के जानवर की हड्डी मिली, ठीक है, तभी इतने तरह तरह के खालें मिली या खालों से बने हुए सामान मिले। वैसे खाल तो गल जाएंगी जो भी मिला हो। गैदरर यानी वो लोग ऐसे इधर उधर जंगलों में जाके सामान इकट्ठा करते होंगे, गैदरर होंगे। वो लोग फार्मर होंगे, ये कैसे पता चला, क्योंकि
इतनी तरह के, तो उन्होंने फसलों के बीजें मिली अलग तरह की, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया यानी ये लोग खेती करते होंगे तो उसमें ये उगाते होंगे। तो उन लोगों के काम के बारे में पता चला कि वो हंटर गैदरर और फार्मर होंगे। फिर आते हैं हम किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर मैनी किंगडम्स इन इंडिया विच वर हेडेड बाई किंग्स। ये कह रहे हैं इस पीरियड में, मतलब ये जो ज़माना चल रहा है जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम का मतलब जिस टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैदिक एज वाला जो चल रहा है, इसमें ये कह रहे हैं इस पीरियड में बहुत सारे किंगडम्स थे इंडिया के अंदर, मतलब बहुत सारे राजा थे जो कि अलग अलग किंगडम को चला रहे थे, अपने अलग अलग एरिया को हेड कर रहे थे। हेडेड मतलब हेड थे, वो किंग बने हुए थे। दीज किंग्स, नेक्स्ट पेज नंबर 32 ओपन करिए। दीज किंग्स वर इंजॉइंग डिफरेंट लेवल ऑफ पावर। और ये किंग जो है क्या कर रहे थे, अलग अलग लेवल की पावर एंजॉय कर रहे थे। मतलब कोई अलग लेवल का है, कोई अलग लेवल का किंग है, कोई कहीं का किंग है, कोई कहीं का किंग है, अपनी अपनी पावर है सबकी, ठीक है। आपस में लड़ाई हो रही है, जो जीत गया उसकी और पावर बढ़ गई, उसका और एरिया बढ़ गया। ये सारी चीज़ें तो होती हैं और हमने काफ़ी बार पढ़ी है। हिस्ट्री में हम पढ़ ही क्या रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि वो राजा आया, उसने हराया, अकबर आया, बीरबल आया, हुमायूं आया, जहांगीर आया, वो मर गया तो उसका बेटा आया, उसका बेटा आया, उसके गुलाम ने उसे मार दिया। ऐसी तो पढ़ा है हमने, यही सब होता है बस हिस्ट्री में। सम ऑफ देम वर वीक वाइल अदर वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये कह रहे हैं कुछ राजा उसमें से कमज़ोर भी आए और कुछ तो इतने स्ट्रॉन्ग आए कि पूछिए मत। द किंग यूज टू मेंटेन देयर आर्मी एंड प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ किंग वॉज टू टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और किंग क्या करते थे, यूज टू मेंटेन देयर आर्मी, अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे। एंड द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग वॉज टू टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। और जो किंग की प्राइमरी ड्यूटी होती थी वो क्या होती थी कि अपने सब्जेक्ट की देखभाल करना, मतलब उसका जो काम है, अपना जो उसका जो मकसद है उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना। एंड सेफ गार्ड देम फ्रॉम एनी इन्वेडर्स। और जो उनके जो पब्लिक है उसकी हिफाजत करना, मतलब जहाँ के वो राजा हैं उसकी हिफाजत करना, किसी दूसरे आतंकी से, कोई इन्वेडर, कोई हमलावर से बचाना, ठीक है। कोई अगर दूसरा बाहर का आ रहा है अटैक करने तो उससे लड़ना, उससे बचाना। दीज किंग्स हैड मैनी एडवाइज़र्स नोन एज मिनिस्टर्स। इन किंग के अपने अपने एडवाइज़र्स होते थे जिससे वो एडवाइस लिया करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं। इन आवर कंट्री अ किंग वॉज सपोज टू ओबे हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारी कंट्री में क्या होता है, एक किंग होता है, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओबे करता है, उनकी राय मशवरा लेता है और उन्हें उनकी बात मानता है। मिनिस्टर का काम क्या होता है, सजेस्ट करना किंग को कि आप ऐसे जीत सकते हैं, आपके लिए ये बेहतर होगा, आप ये मत करिए, ठीक है, उसे राय मशवरा देना। द किंग डिड नॉट मेक एनी लॉ। जो राजा होता था वो कोई कानून नहीं बनाता था, ठीक है, ये कानून राजा बनाने का नहीं होता था। द लॉ मेकर्स वर ऋषिज। जो लॉ मेकर होते थे, कानून बनाने वाले होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, ऋषिज। मीनिंग द लर्न पीपल। मीनिंग क्या है इसका, लर्न पीपल, पढ़े लिखे लोग, अक्लमंद लोग जिन्हें नॉलेज होती थी। हु यूज टू लिव इन अ जंगल ओनली। कहाँ रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे, ठीक है। कहाँ रहा करते थे ये लोग, हु यूज टू लिव इन अ जंगल ओनली। ये लोग खाली जंगल में रहा करते थे। इन लोगों को बहुत नॉलेज हुआ करती थी हर चीज़ की। और एंड ऑफन प्रैक्टिस टीचिंग। और ये लोग टीचिंग भी किया करते थे, प्रैक्टिस करते थे किस चीज़, टीचिंग की। मतलब जो इन लोगों के पास नॉलेज हुआ करती थी वो दूसरों तक पहुंचाया करते थे, वो उसे पढ़ाया भी करते थे दूसरों को। तो राजा जो हुआ करते थे इन लोगों को कह दिया करते थे कि आप लोगों का काम है कानून बनाना, कौन सा कानून कैसा रहेगा, सही रहेगा। तो यही लोग कानून बनाते थे। जैसे आज हम लोग की लॉ हैं कि किसी का कोई हक नहीं मारेगा, कोई गरीब है तो उसे कोई दबाएगा नहीं, अमीर है तो अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेगा, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले से। तो इस तरह के जो कोई भी कानून बने होंगे तो वो कौन बनाते थे, उस ज़माने में ऋषिज बनाते थे। ऋषिज किसे कहा जाता था, वो लोग जो पढ़े लिखे लोग होते थे। द किंग वॉज ओनली टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाई दीज ऋषिज। अब ऋषिज ने लॉ बना दिए, कानून बना दिए, वो कानून पूरी लिस्ट बन के गई किसके पास, राजा के पास। अब राजा देखेंगे कि ये कानून ठीक है या नहीं है, तो अब राजा बताएंगे कि इसे लागू करना है कि नहीं, ठीक है। तो राजा के पास कानून जाते थे, फिर राजा उसे बस इम्प्लीमेंट कर देते थे, लागू कर देते थे कि हाँ ठीक है, ये आपके कानून आपने अच्छे बनाए, सही बनाए हैं, अब इसे कल से फॉलो होगा, आज से फॉलो होगा, जब से भी फॉलो कराए। एंड मेंटेन द ऑर्डर, और ऑर्डर को मेंटेन करता था। उसके बाद द किंग्स हु इम्पोज देयर जस्ट टैक्सेस ऑन द पब्लिक एंड यूज टू रूल ओवर द पब्लिक
अकॉर्डिंग टू लॉ वर लव्ड बाई हिज सब्जेक्ट एंड वर कंसिडर्ड स्ट्रोंगर। जो किंग हु इम्पोज देयर जस्ट टैक्सेस, जो कि अपने उनके जस्ट टैक्सेस को इम्पोज करते थे ऑन द पब्लिक पर, एंड यूज टू रूल ओवर द पब्लिक, और उससे टैक्सेस को यूज़ करते थे पब्लिक पर रूल करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के हिसाब से। वर लव बाई हिज सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट के ज़रिए वो उन्हें प्यार मिलता था, लव लोग बाग मतलब पसंद करते थे। एंड वन कंसिडर स्ट्रोंगर, और उन्हें स्ट्रोंगर कंसिडर किया जाता था कि ये हमारा ताकतवर राजा है। When a king was able to control other kings also, he was called सम्राट। अगर कोई एक ऐसा राजा है जो दूसरे राजा पे भी हुकूमत कर रहा है, मतलब मैंने माना कि दो जगह हैं, जैसे मैंने माना एक दिल्ली है एक मुंबई है, मैंने कहा दिल्ली में एक राजा है एक मुंबई में एक राजा है, तो दिल्ली का राजा इतना पावरफुल है कि वो मुंबई के राजा को भी अपने इशारों पर चला रहा है, ये कंट्रोल में रख रहा है, तो दिल्ली का जो राजा होगा उसे राजा के साथ साथ उसे सम्राट कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई किंग दूसरे किंग पर भी कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, दूसरे इलाके के किंग पर भी कंट्रोल रखा है, उस इलाके का किंग भी इस बस वहाँ का इलाके का किंग तो है वो, मगर इस किंग के अंडर में है दूसरे किंग के, तो जो किंग होता था मेन, जिसके अंडर में होते थे लोग दूसरे किंग, उस किंग को कहा जाता था सम्राट। There was a system specially developed for a सम्राट to prove his supremacy over other king। और एक सिस्टम था वहाँ पर स्पेशली ये बताने के लिए फॉर सम्राट टू प्रूव हिज सुप्रीमेसी ओवर अदर किंग, ये दिखाने के लिए सम्राट जो होते थे, सम्राट कैसे सम्राट बनते थे, ये बनते कैसे थे, सम्राट कैसे माना जाता था कि हमारे सम्राट हैं। तो उसमें भी एक किंग ही होता था, वो क्या करता था, एक ऐसा प्रोसेस होता था जिससे दूसरे लोगों को ये दिखाया जाता था, दूसरे राजा को ये बताया जाता था कि मैं तुम्हारा सम्राट हूँ, या दूसरे राजा उसे सम्राट मानते थे। तो ये क्या होता था, इधर एक स्पेशली डेवलप टाइप का एक सिस्टम होता था। ही यूज टू सेंड हिज हॉर्स अकम्पनाइड बाई हिज आर्मी। वो क्या करते थे, जैसे 5-6 इलाके हैं मान लो, जैसे मान लो पाँच राजा हैं, जिसमें मैं हूँ एक, मैं, या आप मान लिए कि 2 राजा हैं, एक ने वो क्या करता था, अपना घोड़ा जो है, अपना जो वो होता था हॉर्स, उसे अपनी आर्मी के साथ भेज दिया करते थे, दूसरे राजा के राज्य में छोड़ दिया करते थे। अब वो जो घोड़ा होता था वो पूरे राज्य को जहाँ जहाँ घूम के आएगा वहाँ वहाँ का एरिया जिस राजा का घोड़ा होगा उस राजा का हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसे तो हम अपने घोड़े को छोड़ दें तो वो दूसरे जगह से आ जाए घूम के, तो वो तो हमारा हो जाएगा, मगर इतना आसान नहीं होता था। अब उस जगह का जो राजा है वो उस घोड़े को निकलने क्यों देगा, है ना, उस घोड़े को क्यों निकलने देगा, वो कहेगा, क्योंकि ये एक रूल था, सिस्टम था, जिसमें ये होता था कि अगर किसी राजा ने दूसरे राजा के इलाके में अपना घोड़ा छोड़ दिया और उसका घोड़ा सही सलामत बच के, बिना किसी चोट के, बिना किसी वैसे आ गया लौट के, तो यानी वहाँ के राजा ने उसे अपना राजा मान लिया, अपना सम्राट मान लिया, इसलिए वो डर गया, इसलिए उसके राजा के घोड़े को कुछ नहीं किया उसने। और अगर जो जैसे कि अब कुछ राजा होते थे, वो लोग देखते थे अच्छा ये तो उस राज्य का घोड़ा है, ये तो उस राजा का घोड़ा है, जाने दो, ये बहुत ताकतवर राजा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसके घोड़े को जाने दो, तो उसका घोड़ा चला जाता था। यानी अब जब उसका घोड़ा पहुंचता था वापस, तो वो राजा समझ जाता था कि मेरा घोड़ा सही सलामत उस राज्य से होकर आया है, यानी वो राज्य का जो राजा है वो मुझे अपना सम्राट बनाना में मानता है, अपना सम्राट बनाता है, मुझे अपना सम्राट मान रहा है। अगर वो अपना सम्राट नहीं मानता तो जो घोड़ा था वो उसे वहीं पर मार देता, ठीक है। अब समझ में आया होगा आपको। अगर कोई राजा चाहता कि नहीं मैं अपनी ज़मीन कैसे दे दूँगा, मैं उसे सम्राट कैसे मारूंगा, मैं भी राजा हूँ, ऐसे कैसे, हम भी देखेंगे कैसे आएगा वो हमें हराएगा, तो वो राजा क्या करेगा, जो दूसरे राजा का घोड़ा उसके राज्य में आया होगा उस घोड़े को मार देगा, और उस घोड़े को मारते ही उस राजा को जिसका घोड़ा था उसे पता चल जाएगा कि उसने मेरे घोड़े को मारा। यानी इसका मतलब ये हुआ करता था कि उसने मुझे चुनौती दी है कि आओ मुझसे जंग करो, ठीक है। अगर उसने उसके घोड़े को रोक दिया और नहीं निकलने दिया, अपने राज्य से मार दिया, तो इसका मतलब ये हुआ करता था कि वो चैलेंज कर रहा है इसे कि मैं तुम्हारे घोड़े को नहीं निकलने दूंगा, मैं तुम्हें सम्राट नहीं मानूंगा। अगर वो उसके घोड़े को निकलने देगा यानी उसने सम्राट मान लिया, और वो सम्राट नहीं मानना इसीलिए उसने उसके घोड़े को रोक दिया, और उसके घोड़े को रोका यानी उसने उसे सम्राट नहीं माना। सम्राट नहीं माना तो अब फिर दोनों के बीच में फाइट होगी, जो जीतेगा वो सम्राट कहलाएगा, ऐसे होता था। तो वही करें, इफ़ द सम्राट वॉज एबल टू डिफीट द किंग, ठीक है, यहाँ है, देयर वॉज अ सिस्टम स्पेशली डेवलप फॉर अ सम्राट टू प्रूव हिज सुप्रीमेसी ओवर अदर किंग, ही यूज टू सेंड हिज हॉर्स अकम्पनाइड बाई हिज आर्मी। आर्मी के साथ कुछ आर्मी के साथ
उसके घोड़े को भेजा जाता था राजा के। द एरिया कवर्ड बाय द हॉर्स विदाउट एनी अपोजिशन फ्रॉम एनी वन वॉज टू बी रिगार्डेड एज हिज टेरिटरी। अब जहाँ जहाँ राजा का घोड़ा घूम घूम के आ रहा है, जो जिस जगह से घूम रहा है, जिस जगह से चल रहा है, अगर वहाँ पर किसी ने उसे रोक टोक नहीं की, यानी वो लोग उससे सहमत हैं, उस राजा से सहमत हैं, उस राजा को अपना राजा मानने से स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने उस घोड़े को नहीं रोका। अगर वो रोकते यानी वो लोग उस राजा को नहीं चाहते, तो राजा समझ जाएगा कि अब ये मेरा एरिया है, अब यहाँ पर मेरी हुकूमत है। जहाँ जहाँ वो घोड़ा चुपचाप सलामती से आ जाएगा घूम के, समझ लो वो एरिया राजा का हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर है ये उसकी टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है, इफ़ द हॉर्स एंटर एनी अदर किंगडम, अगर कोई घोड़ा दूसरे अदर किंगडम में घुस गया, विच वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सम्राट, जो कि नहीं चाह रहा कि जिसका घोड़ा है वो हम पर आके हुकूमत करे। जैसे अब मेरे में एक मान लो मेरा एक इलाका है, एक किसी और का इलाका है, तो दूसरे इलाके वाले ने मेरे यहाँ पर अपना घोड़ा छोड़ा, और अगर मैंने उसके घोड़े को सही सलामत जाने दिया, तो वो इलाके वाला दूसरा जिसका घोड़ा था वो समझेगा कि मैं उससे डर गया, मैंने उसे अपना सम्राट बना लिया। यही रूल होता था। और अगर मैंने उसके घोड़े को रोक दिया, मैंने उसके घोड़े को पकड़ लिया और मार दिया, तो जिसका घोड़ा था वो समझेगा कि यानी इसे मतलब मुझे उसे सम्राट बनाने में दिलचस्पी नहीं है, मैं उसे सम्राट नहीं बनाना चाहता, तो वो फिर मुझसे आएगा, जंग करेगा, फिर जो जीतेगा उसकी होगी ज़मीन। ऐसा होता था। तो वही कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द हॉर्सेज एंटर एनी अदर किंगडम, अगर कोई घोड़ा दूसरे किंगडम में घुस जाता था, विच वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सम्राट, जो कि ना चाह रहा हो कि हमारा सम्राट हमारे ऊपर कोई राजा आए और वो सम्राट बने हमारा। अ वॉर वॉज टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस अश्वमेध प्रोजेक्ट कहते हैं इसे। ठीक है, घोड़े को भेजना, ये सारा तरीका जो होता है इसे कहते हैं अश्वमेध प्रोजेक्ट। तो इससे ये समझ में आता था, यानी उसने मेरा घोड़ा रोक दिया, यानी वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं अब जाके उसे हराऊंगा, या तो फिर वो मुझे हराएगा, जो जीतेगा उसकी ज़मीन, उसका इलाका, उसकी हुकूमत। इफ़ द सम्राट वॉज एबल टू डिफीट द किंग, अगर जो सम्राट है जिसने घोड़ा भेजा था, अगर वो राजा को हरा देगा, जिसने उसे चैलेंज किया, जिसने उसके घोड़े को रोक दिया, अपने इलाके में नहीं घूमने दिया, अगर कोई राजा घूमने दे रहा है किसी के घोड़े को, तो यानी वो ये बता रहा है कि ठीक है तुम मेरे सम्राट हो, समझ रहे हो। अगर मेरे इलाके में किसी ने अपना घोड़ा छोड़ा और मैं उसके घोड़े को आराम से घूमने दे रहा हूँ, यानी मैं डर गया उससे, मैं कह रहा हूँ ठीक है घूमने दो, हमारा सम्राट है वो, हम उसे सम्राट मानते हैं। और अगर मैं उसके घोड़े को रोक देता हूँ, तो मैं उससे ये कहूँगा, अरे ऐसे कैसे सम्राट बन जाएगा, हम भी तो राजा हैं यहाँ के, वो भी वहाँ का राजा है, तो हमारी लड़ाई होगी, जो जीतेगा उसकी होगी ज़मीन, ये वाली बात। ठीक है, हिज हॉर्स कोड कंटिन्यू फर्दर, तो ये कह रहे हैं अगर कोई आदमी सम्राट अगर उसे राजा को हरा देता, तो उसका हॉर्स फिर से चलना शुरू कर देता था, उसके हॉर्स को दोबारा छोड़ दिया जाता था, और जहाँ जहाँ का एरिया वो चल के आएगा, वो एरिया उस राजा का हो जाया करता था जिसका घोड़ा होता था। अ सम्राट हु गॉट हिज हॉर्स बैक आफ्टर अनअपोज्ड टूर ऑफ आफ्टर विनिंग इन एवरी डायरेक्शन वॉज कॉल्ड चक्रवर्ती सम्राट। और ये कह रहे हैं वो सम्राट जिसका घोड़ा वापस आ जाता था बिना किसी अपोजिशन के, कोई बिना किसी रोक टोक के, तो उसके जीतने के बाद हर डायरेक्शन में, मतलब जिस जगह से जहाँ से घूम के आया है, वहाँ से अगर वो घोड़ा घूम के आ गया, तो उसे क्या कहा जाता था, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। ठीक है, कि ये हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये सब पे हुकूमत कर रहे हैं, अलग अलग राजा भी इनके अंडर में आ जाते थे। अ सम्राट डिड नॉट रूल ओवर अदर किंगडम्स, जो सम्राट होते थे वो दूसरे किंगडम पे रूल नहीं करते थे डायरेक्टली, वो क्या करते थे, बट यूज टू गेट टोकन मनी बाई वे ऑफ टैक्स फ्रॉम दोज किंगडम। अब जैसे मैं राजा हूँ, मैं मान लो राजा हूँ यहाँ का, अब ऐसी 2-4 जगह और हैं वहाँ के और राजा हैं, मैंने उन राजा को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब अब मैं ये नहीं करूँगा कि उन राजा को हटा दूँगा, मैं करूँगा तुम अपनी राजधानी चलाओ, मगर जो सारा टैक्स होगा उसमें से इतना % टैक्स तुम जो कलेक्ट करोगे उसमें से मुझे आना चाहिए। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तुम मेरे क्या हो, मुझसे नीचे लेवल के हो, तुम अपनी प्रजा के राजा हो, मगर मेरे कौन हो, मेरे राजा नहीं हो, तुम मेरे अंडर में हो। ठीक है, तो तुम जो टैक्स कलेक्ट करोगे उसका सारा थोड़ा सा मुझे दोगे, इस तरह से टैक्स लिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ही ऑल्सो हैड अ ड्यूटी टू सेव दोस किंगडम फ्रॉम अदर किंग, और इसकी ड्यूटी और एक हो जाती थी। अब मेरे अंडर में जो किंग आ रहे हैं दूसरे किंग, मैं एक किंग हूँ अपने इलाके का, और मैंने दूसरे इलाके के किंग को भी हरा दिया है और उन्हें अपने अंडर में ले लिया है, और उन्हें कह दिया है कि तुम अपनी हुकूमत करो अपने इलाके में, मगर मेरे अंडर में रह के, मुझसे राय मशवरा करके, अगर कोई कदम उठाने जा रहे हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, बिना मेरी इजाज़त के तुम कुछ नहीं कर सकते, अब मैं तुम्हारा बड़ा राजा हूँ।
तो उस जो बड़ा राजा हुआ करता था वो जो जिस पर कंट्रोल कर रहा है उन राजाओं को बचाया भी करता था। ऐसा नहीं कि खाली हुकूमत कर ली। क्यों? क्योंकि भाई अगर देखा जाता मेन ज़मीन तो उसी की हो गई ना। अब उसने तो छोटे छोटे प्यादे रख रखे हैं, अपने राजा रख रखे हैं चलाने के लिए। अब उन राजाओं पे दूसरे राजा जब अटैक करते थे तो उन्हें बचाया भी करते थे वो राजा, मतलब चक्रवर्ती सम्राट जिसे कहते हैं या सम्राट जिसे कहते हैं। ही ऑल्सो हैड अ ड्यूटी टू सेव दोज किंगडम फ्रॉम अदर किंग्स। इन दोज डेज आ वार वॉज ओनली बिटवीन 2 और मोर आर्मीज। ये कह रहे हैं उस ज़माने में जो लड़ाई होती थी 2 या 2 से ज़्यादा आर्मीज़ के बीच में होती थी। एंड द जनरल पब्लिक वॉज स्पेयर्ड फ्रॉम इट। और जो जनरल पब्लिक होती थी वो इससे स्पेयर्ड होती थी। अब आ गए हम कास्ट सिस्टम। उस ज़माने का कास्ट सिस्टम क्या था, कैसा कास्ट सिस्टम था? इन द वैदिक एज कास्ट सिस्टम वॉज नोन एज वर्ण व्यवस्था। उस ज़माने में कास्ट सिस्टम को कहा जाता था वर्ण व्यवस्था। क्या कहा जाता था? कास्ट सिस्टम वर्ण व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था कास्ट सिस्टम को। मतलब वैदिक वाला जो ज़माना था, ये ज़माना जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस ज़माने में कास्ट सिस्टम नहीं वर्ड यूज़ करते थे। वो लोग कहते थे वर्ण व्यवस्था। कास्ट सिस्टम वॉज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये कह रहे हैं कास्ट सिस्टम जो वो कैसे डिसाइड होती थी? बर्थ के हिसाब से, पैदाइश के हिसाब से, ठीक है। कैसे? दीज डेज द कास्ट सिस्टम इज़ इन अ वेरी बैड शेप। ये कह रहे हैं इस ज़माने में जो कास्ट सिस्टम होता था बहुत ही बेकार शेप में होती थी, ठीक है। एंड देयर इज़ नथिंग यूज़फुल इन इट। और उसके अंदर कोई यूज़फुल चीज़ थी नहीं, मतलब उल्टी सीधी कुछ भी, कोई कास्ट है, कोई से भी किसी को कास्ट दे रखी है, कोई मतलब वे ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि किसी का काम है तो उसे वो कास्ट दे दी, उसका काम ये है उसे वो कास्ट दे दी पहचानने के लिए। तो इन लोगों का बहुत ही अजीब बेकार मेथड था। बट द कास्ट सिस्टम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म सर्व आवर सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये कह रहे हैं मगर जो कास्ट सिस्टम है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हमारी सोसाइटी को बहुत लंबे समय तक सर्व करती है। एंड वॉज द कॉज ऑफ ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ अवर नेशन। और हमारे नेशन का जो पूरा ऑल राउंड प्रोग्रेस हुआ है वो उसी पर ही डिपेंड करता है, उसी की वजह बनती है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी पर्सन इज़ बॉर्न विद सर्टेन क्वालिटीज़। ये कह रहे हैं इस सिस्टम के हिसाब से हर इंसान कुछ एक सर्टेन क्वालिटी के साथ पैदा होता था, ठीक है। एंड टैलेंट, और उसका कोई अपना टैलेंट होता था। इफ़ ही गेट एन एनवायरमेंट इन विच दीज टैलेंट आर ओन्ड एंड फर्दर इनहेंस। ये कह रहे हैं अगर उसे ऐसा कोई एनवायरमेंट मिल जाए जिसमें उसे वो ये सारा टैलेंट और उसे मिल जाए एंड फर्दर इनहेंस बोथ द पर्सन एंड द सोसाइटी, जो कि सारे पर्सन्स और सोसाइटी को इन्हेंस कर पाए, विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। उसे उसका बेनिफिट मिलता था, उसे उसका फ़ायदा मिलता था। द एंशियंट साइंटिस्ट न्यू दैट इफ़ अ पर्सन विद स्पेसिफिक टैलेंट मैरीज अ पर्सन विद सिमिलर टैलेंट। पहले ज़माने के साइंटिस्ट क्या सोचते थे, मतलब पहले ज़माने के जो लोग सोचते थे कि कोई आदमी है उसके पास ये टैलेंट है तो उस आदमी की शादी भी उसी ऐसे ही आदमी से होता था जिसके पास सिमिलर टैलेंट होता था, ठीक है। कोई बहुत अच्छा तीरंदाज है तो उसकी वाइफ जो होगी उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी तीरंदाज होनी चाहिए। कोई बहुत अक्लमंद है तो उसकी वाइफ भी बहुत अक्लमंद होनी चाहिए। इस तरह से ये लोग शादी कराते थे, मैरी ऐसे ही करते थे ये लोग। द नेक्स्ट जनरेशन इज़ लाइकली टू हैव हायर लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज़ इन दीज स्पेसिफिक फील्ड। और ये सोचते थे कि इससे क्या होगा, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब जैसे कि माँ भी बहुत टैलेंटेड है, बाप भी बहुत टैलेंटेड है, तो बच्चा तो बहुत टैलेंटेड हो गई। तो ये सोचते थे कि उनके जो बेटे होंगे, उनके बेटा बेटी जो भी होंगे वो लोग भी फिर इन्हीं की तरह बहादुर होंगे। तो इसी तरह से वो इस तरह से अरेंज करते थे लोगों को। देयरफॉर दे आइडेंटिफाइड 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पीपल। ये कह रहे हैं इसीलिए इन लोगों ने 4 बहुत बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लोगों को 4 बड़े बड़े ग्रुप में बांट दिया। वो क्या थे? These scientists visualized the whole society as a very large composite human being and saw that some of the people were like brain of the society. इन साइंटिस्ट ने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट तो उनके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो अक्लमंद लोग होते थे। उन अक्लमंद लोगों ने क्या किया, ये जो इनका पूरा ग्रुप था, मतलब ये जो कास्ट सिस्टम था, इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया। बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी को, मतलब जो पूरी सोसाइटी थी, इसे बड़े बड़े कंपोजिट ह्यूमन बीइंग जिसमें थे बहुत ज़्यादा जो लोग थे, उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया। एंड सॉ दैट सम ऑफ द पीपल वर लाइक ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। और ये देखा कि कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जो सोसाइटी का ब्रेन है, सोसाइटी का दिमाग का काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सम अदर वर लाइक पावरफुल हैंड। उन्होंने कुछ को देखा कि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो बहुत ताकतवर हैं, कुछ हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। एंड सम ऑफ देम वर लाइक एब्डोमेन एंड रिमेनिंग वर लाइक पावरफुल लेग। और कुछ ऐसे लग रहे हैं
जो कि बिल्कुल एब्डोमेन है, पेट है मतलब भरने के लिए, एंड रिमेनिंग वर लाइक पावरफुल, ठीक है, सॉरी एब्डोमेन, नॉट, जो मैंने अभी बोला वो गलत हो गया वर्ड। तो ये कह रहे हैं कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे एब्डोमेन हो, एंड रिमेनिंग वर लाइक लुक्स पावरफुल लेग्स, और कुछ ऐसे लग रहे हैं कि हमारे पैर हों, मजबूत टांगें हों, जिस पर हम, जिसकी मदद से हम खड़े रह सकते हैं, अपनी सोसाइटी को मेंटेन करे रह सकते हैं। मतलब अब सिंपली ये है, अगर देखा जाए तो इन्होंने ये देख लिया कि एक लोग को मतलब कुछ एक ग्रुप को ऐसे बांटा जिसमें अक्लमंद लोग थे, एक में पढ़े लिखे लोग, एक में ताकतवर लोग, एक में मेहनती लोग, ठीक है, पैसा कमाने वाले लोग, ऐसे लोग। दे नेम दीज 4 कैटेगरीज एज ब्राह्मण, क्षेत्रियाज, वैश्य एंड शूद्राज। इन लोगों ने ऐसे 4 कैटेगरीज के नाम बताए और इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया लोगों को। एक को बताया ये ब्राह्मण है, एक को बताया क्षेत्रियाज होंगे, एक का बताया कि ये ग्रुप है, इसमें ये जो लोग आएंगे इनका नाम होगा वैश्याज, एक ग्रुप होगा उसका नाम होगा शूद्राज। इन्होंने ऐसे 4 ग्रुप बनाए। The Brahmins were ascetic, living in jungle, have no wealth or property, but they enjoy respect because of their selflessness। ये कह रहे हैं जो ब्राह्मण होते थे उन लोगों की लाइफ कहाँ पर होती थी? जंगल में। नो वेल्थ, उनके पास कोई दौलत, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, मगर उन्हें इज्जत दी जाती थी उनकी लेसनेस के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अक्लमंद पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्हें अपने मज़हब के, रिलीजन के बारे में नॉलेज होती थी, तो इन लोगों को इन्हें इज्जत दी जाती थी। इनके पास कोई पैसा, कोई ऐसा घर नहीं होता था, ये लोग जंगलों में घूमा करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है, और इन्हें इज्जत दी जाती थी बहुत। द क्षेत्रियाज वर किंग, जो क्षेत्रियाज हुआ करते थे वो राजा होते थे या सोल्जर दो होते थे, और द पुलिस हु वर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और वो लोग जिन्हें हम आज पुलिस कहते हैं जो कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, वो लोग किस में आ जाते थे? क्षेत्रियाज में। मतलब जो राजा होता था, जो सोल्जर होते थे और जो कानून को संभाले रखते थे, कानून को बनाने चलाने का काम होता था, वो लोग, उन लोगों के ग्रुप को क्या कह दिया इन्होंने? क्षेत्रियाज। फिर आ गए द वेश, वेश्याज जिसे हम कहते हैं। तो द वेश वर जनरेटर ऑफ वेल्थ बाय इंगेजिंग इन फार्मिंग, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। जो वेश होते थे वो क्या होते थे? वो लोग होते थे जो लोग पैसा पैदा करेंगे, मतलब पैसा बनाएंगे कैसे? फार्मिंग करके, ट्रेडिंग करके, कमर्शियल एक्टिविटीज़। जो जिन लोगों का काम खेती बाड़ी की ट्रेडिंग करना या कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, इन लोगों को क्या कह दिया गया कि ये वेश्याज हैं। इनका ग्रुप का नाम क्या पड़ा? वेश। फिर लास्ट आया हमारा शूद्राज। द शूद्राज वर द रिमेनिंग पीपल हु डिड नॉट हैव एनी ऑफ दीज 3 स्पेसिफिक क्वालिटीज बट वर इंपॉर्टेंट फॉर रेंडरिंग ऑल अदर सर्विसेज टू द सोसाइटी। अब ये शूद्राज जो हम बहुत गलत बनी थी उस ज़माने में, वैसे देखा जाए तो, जो आज तक लोग बाग भुगत रहे हैं। शूद्राज वो लोग होते थे जिनके पास कोई ज़मीन, कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं होती थी कि वो ताकतवर हों, अक्लमंद हों या पावरफुल हों, या उनके पास पैसा हो, या वो उनके पास नॉलेज हो, ब्राह्मण हो, ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं थी। मगर ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर रेंडरिंग ऑल अदर सर्विसेज टू द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे विच नीडेड हाई लेवल ऑफ मैनुअल स्किल, और वो सोसाइटी को जो सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उसके लिए मैनुअल स्किल्स, हाई लेवल की मैनुअल स्किल्स चाहिए थी, जो इन लोगों के पास थी। मतलब हम ये कह सकते हैं ये लोग मजदूर लोग थे, गरीब लोग थे, जिनके पास कुछ नहीं था, गुलामी कर रहे थे एक तरह से ये, तो इन लोगों को कह दिया गया कि ये शूद्राज हैं। दस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ डांसर, अ सिंगर, अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फेल अंडर शूद्रा कैटेगरी। तो इनके सिस्टम के हिसाब से अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर मतलब घर मकान बनाने वाला मजदूर, डांसर है नाचने गाने वाला। अब डांसर लग रहा है हम लोगों को कि डांसर है यानी अच्छा होगा, उस ज़माने में आप समझ सकते हैं डांसर जो सिर्फ राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए होते थे। सिंगर राजा महाराजा के शो के लिए होते थे, राजा महाराजा के लिए दरबार में गाने वाले, तो उन लोगों की कहाँ इज्जत होती थी। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर था। ये सारे लोग किस में आते थे? शूद्रा कैटेगरी में आते थे। इवन दोज who were totally unskilled could render service like load carrying और cleaning एक्सेट्रा। और ये कह रहे हैं, और वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं होती थी, ना नाचना आता है, ना गाना आता है, ना एक्टिंग करनी आती है, ठीक है, ना अच्छे इंजीनियर हैं, मतलब घर वर भी नहीं बनाना आता, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर भी नहीं है, तो उन लोगों को क्या करते थे? उन लोगों को वो लोग किस में मदद करते हैं? लोड कैरी करने में, मतलब भारी बोझ उठाने में, मतलब मजदूरी करने के लिए उन्हें रखा जाता था। द सिस्टम गॉट डिकेड एंड करप्टेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं ये जो सिस्टम था ये डिके हो गया, बर्बाद हो गया एक तरह से, और करप्ट हो गया वक्त के चलते चलते, एंड लॉस ऑल इट्स रिलेवेंस एंड यूजफुलनेस। और इसकी जो सिस्टम जो इन्होंने बनाया था वैदिक एज में, वैदिक टाइम में ये जो सिस्टम बना था,
इसके सिस्टम बनने से क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ कि इसकी जो रिलेवेंस थी, उसकी यूज़फुलनेस थी, मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, जो जिस तरह से इसे इस्तेमाल किया जा सकता था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई और इसे गलत वे में लोग बाग ने समझ लिया। हाउएवर द सोसाइटी हैज़ येट टू डेवलप अ बेटर अल्टरनेटिव टू दिस सिस्टम फॉर ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड। ये कह रहे हैं हाउएवर ये जो सोसाइटी है, अगर हैज़ येट टू डेवलप अ बेटर अल्टरनेटिव, ये कह रहे हैं सोसाइटी को ज़रूरत है कि बेटर अल्टरनेटिव डेवलप करे टू दिस सिस्टम फॉर ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ द मैनकाइंड। मैनकाइंड की ग्रोथ के लिए इस सिस्टम के हिसाब से एक अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा शूद्राज जब ये ग्रुप बना था तो शूद्राज में दलित आए थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नीची जात वालों को लोग कहा गया था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि अलग अलग काम जो लोग करते हैं उनके अलग अलग नाम होंगे। अब जैसे एक रजाई बुनने वाला है तो उसे कह दिया बुनिया है, एक गोश्त काटने वाला है उसे कह दिया ये कसाई है, एक खेती करने वाला है कह दिया ये किसान है। तो ऐसे ऐसे ये थोड़ी नहीं एक किसान है तो वो हमेशा किसान ही रहेगा। तो इन लोगों फिर आगे जाके जब ज़माना आया तो उन लोगों ने ये सोचा ये शूद्रास जो हैं गरीब लोग होते हैं, ये हमें अछूत हैं, बहुत बेकार इन लोगों के साथ सुलूक हुए, इन लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। किस लिए? बस इसलिए कि इन लोगों का काम ऐसा था कि किसानी कर रहे हैं, गरीब लोग हैं। तो इन लोगों को भाई उस ज़माने में जब ये कास्ट सिस्टम बना था तो ये सोच के नहीं बना था कि ये गरीब लोग हैं, ये सोच के बनाया था कि इनका ये काम है इसलिए इन्हें ये नाम दिया जा रहा है। जो राजा हैं उन्हें अलग नाम दिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अलग नाम दिया, ब्राह्मण कहा गया। तो ये थोड़ी नहीं कहा गया था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं बस इन्हें ही इज्जत देनी है। वो बुज़ुर्ग होते थे, पढ़े लिखे होते थे, साधु होते थे, इसलिए इन्हें बड़े होते थे, उन्हें इज़्ज़त मिलती थी। अब ऐसा नहीं था कि जो फार्मर हैं, जो मज़दूर हैं, उन लोगों को इज़्ज़त नहीं मिलती थी, बस उन्हें अलग नाम दे दिया गया था पहचान के लिए कि लोग बाग समझ जाएं अच्छा ये लोग हैं जो खेती करते हैं, अच्छा ये लोग हैं जो आर्मी में लड़ते हैं, अच्छा ये लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो इस पहचान के लिए सिर्फ इन्होंने ग्रुप बनाया था। ऐसा नहीं था कि ये बड़े लोग हैं इसलिए इन्हें कहा गया ब्राह्मण, इन्हें क्षेत्रियास कहा गया, ये बड़े लोग हैं क्षेत्रियास की इज्जत करो और शूद्रास की बेइज्जती करो। ऐसा कुछ इन लोगों ने नहीं सोचा था। ये लोग आगे ज़माना चलता गया तो लोगों की सोच ने ये सिस्टम ख़राब कर दिया। फिर आते हैं हम मेगालिथ्स पे। अ मेगालिथ इज़ अ ग्रेव और अ मेमोरियल फॉर डेड पीपल। मेगालिथ एक ऐसी जगह है, क्या है, जहाँ पर कब्र रखी जाती हैं, मतलब जहाँ पर कब्रें होती हैं, कब्रस्तान है, ठीक है। फॉर डेड पीपल किसके लिए? और अ मेमोरियल फॉर अ डेड पीपल मतलब जहाँ पर लोग बाग का बचा कुचा डेड बॉडी रखी जाती है, ठीक है, मरे लोग को दफनाया जाता था। अ वर्ड मेगालिथ कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, मेगा मीनिंग बिग एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। जो मेगालिथ वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड को मिलाकर आया है। इसका एक वर्ड होता है मेगा, इसका मतलब होता है बड़ा, और लिथोस होता है मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर। मेगालिथ का मीनिंग क्या होता है? बड़ा पत्थर। अगर हम ग्रीक वर्ड्स पढ़ें तो इसका मतलब होता है मेगा लिथोस मतलब बड़ा पत्थर। मेगालिथ मीन्स देयर फॉर बिग स्टोन, इसीलिए मेगालिथ का मतलब होता है बड़ा पत्थर। उसके बाद पीपल मेड यूज़ ऑफ बिग स्टोन फॉर ब्यूरियल और रिलीजियस पर्पजेज। ये कह रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों को इस्तेमाल करके लोग बाग पहले ज़माने के क्या करते थे, कफन के मतलब दफनाने के लिए यूज़ करते थे और रिलीजियस अपने रिलीजन के पर्पज़ से यूज़ किया करते थे। स्टोन बोल्डर्स वर केयरफुली अरेंज एज मार्क ऑफ ब्यूरियल साइट। और जो स्टोन बोल्डर होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन्हें क्या किया जाता था? केयरफुली अरेंज कर दिया जाता था इस हिसाब से। जैसे कि अब हम लोग हैं, अगर कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक पत्थर लगा देते हैं, उस पर नाम लिख देते थे कि ये इनकी कब्र है, ये इनकी कब्र है। इस तरह से ब्यूरियल साइट को मार्क करने के लिए कि यहाँ पर कब्र है, क्या करते थे वो लोग? पत्थर को, बड़े बड़े पत्थरों को यूज़ करते थे, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स। अब मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की मतलब उसे खड़ा करने की, पत्थरों को उन्हें जमाने की जो प्रैक्टिस होती थी, बिगेन अबाउट 300 ईयर अगो। ये 3000 साल पहले शुरू हो चुकी है। कब? 3000 1 10 100,000 3000 ईयर्स अगो पहले शुरू हो चुकी है। 3000 साल पहले से ये शुरू हो रही है, मतलब चली आ रही है। एंड वॉज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये जो तरीका है मेगालिथ को पत्थर खड़े करके पहचान बनाना कि यहाँ पर कब्र है, ये प्रैक्टिस जो है डेक्कन के लोग, साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग और कश्मीर के लोग अभी तक फॉलो करते हैं। सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस। ये कह रहे हैं सरफेस पर आप कुछ मेगालिथ्स को देख सकते हैं। वाई
अदर मेगालिथ ब्यूरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, और कुछ मेगालिथ ब्यूरियल्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब कुछ के पत्थर अंदर होते हैं, कुछ के पत्थर बाहर होते हैं। बाहर से आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, अच्छा ये मेगालिथ है, कुछ अंदर हैं। यहाँ पर एक मेगालिथ स्टोन की पत्थर यहाँ पर पिक्चर दी है, मेगालिथ स्टोन, वो स्टोन जो बताया गया, मतलब जिससे हम बताते हैं कि यहाँ पर कबर है वो। इनसाइड दीज, मतलब इसके अंदर इनसाइड दीज ब्यूरियल्स देयर वर सम कॉमन फीचर, ये कह रहे हैं इस कब्रों के अंदर, इन ब्यूरियल्स के अंदर कुछ कॉमन फीचर होते थे। वो कैसे कॉमन फीचर? द डेड वर बरीड विद आयरन टूल, जो डेड होते थे, जो मुर्दा लोग होते थे, उन्हें जब दफनाया जाता था तो लोहे के सामानों के साथ, मतलब आयरन के औजारों के साथ, टूल्स के साथ, सिकल्स के साथ, एरो के साथ एंड स्पेयर हेड के साथ, होस पॉटरी फ्रेगमेंट एंड स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इन लोगों की ये सोच थी कि जैसे कि अब किसी का भाई मरा, किसी का बाप, किसी के पिताजी, किसी की माता, जो भी ख़त्म हो रहे हैं, वो लोग ये सोचते थे कि इनके साथ हम कुछ हथियार रख दे रहे हैं, कुछ सोने जवाहरात रख दे रहे हैं, ठीक है, हॉर्सेस रख दे रहे हैं, हॉर्सेस के इक्विपमेंट, मतलब घोड़े पर रख, घोड़े जिससे चलाते हैं उसके सामान। अब ये रखते क्यों थे? इसलिए कि अगर ये दोबारा ज़िंदा हुए, इनका दूसरा जन्म हुआ, या अगर इनकी दोबारा ज़िंदगी हुई, तो ये सोने जवाहरात को यूज़ करके, इन हथियारों को यूज़ करके अपनी सेफ्टी कर पाएंगे। सोने जवाहरात को, क्योंकि ये सोचते थे कि अब शुरू होते ही पैदा होते ही थोड़ी ना इन लोगों के पास पैसा आ जाएगा। ये लोग सोचते थे इस पैसे को, इस सोने जवाहरात को यूज़ करके ये लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी शुरुआत कर देंगे। ये इनका मानना था। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द थिंग्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, ये कह रहे हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं जो कि उस हड्डियों के साथ, जो मुर्दे के साथ ये सारी चीज़ें मिलती थी, वो सारी चीज़ उनसे बिलोंग करती थी। मतलब अब जैसे कोई आदमी मरा तो उस आदमी का जूता, उस आदमी का सोने का अंगूठी, ताज, हार, उसके हथियार, उसकी तलवार, ठीक है, उसके कपड़े, ये सारी चीज़ें उसी के साथ दफना दी जाती थी। मतलब उसकी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखते थे। जो आदमी डेथ, जिसकी मृत्यु हो रही थी, उस आदमी को उसकी कब्र के साथ, उसके कब्र में उसका सारा सामान भी दफना दिया जाता था। दिस वॉज डन बिकॉज पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। ये क्यों होता था? क्योंकि लोग बाग सोचते थे मृत्यु के बाद एक ज़िंदगी और होगी, एंड ऑल्सो परज्यूम दैट द डेड मैन वुड नीड दोज थिंग, और ये सोचते थे कि जो डेड मैन है, उससे जो मरा हुआ आदमी है, जब उसकी दोबारा ज़िंदगी होगी, या जब वो दोबारा ज़िंदा होगा, मरने के बाद दोबारा जब पैदा होगा, तो उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ ढूंढेगा? तो उसे यहीं उसकी चीज़ वापस मिल जाए, तो वो उसके साथ दफना दिया जा करते थे। इन अदर वर्ड, ठीक है, सम ऑफ द ग्रेव्स कंटेन मोर आइटम्स एंड प्रेशियस वंस देन द अदर। मतलब ये कह रहे हैं कुछ ग्रेव्स जो होती थी उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा आइटम्स होते थे, और प्रेशियस वंस देन द अदर, दो दूसरी कब्रों के हिसाब से मुकाबले उनमें कुछ ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें और दौलतें दफना दिया करते थे लोग बाग, कि जब इनकी दोबारा ज़िंदगी हो तो इन्हें कोई परेशानी ना हो, ये सोचकर। इट सजेस्टेड दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस ऑल्सो। अभी कह रहे हैं कि कुछ कब्रों में एक कम सामान मिला, कुछ कब्रों में ज़्यादा सामान मिला, कुछ कब्रों में सोने चांदी मिल रहे हैं, कुछ कब्रों में खाली लोहे के सामान मिल रहे हैं। तो इससे देखकर ये पता चलता है कि वहाँ पर कुछ अमीर लोग भी होंगे, कुछ गरीब लोग भी होंगे। अमीर लोग होंगे वो जिनके उस कब्र में सोने चांदी का सामान मिला, गरीब लोग होंगे वो जिनके में लोहे का सामान मिला। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट इसे देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। सम ऑफ देम वर रिच वाइल अदर वर प्योर, यही अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कुछ गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे। सम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, ये कह रहे हैं कुछ मेगालिथ्स में, कुछ कब्रों में एक से ज़्यादा स्केलेटन होता था। तो इससे क्या पता चलता है लोगों को? एक से ज़्यादा हड्डियाँ मिल रही हैं, मतलब एक से ज़्यादा ढांचा मिल रहे हैं। इट इंडिकेट दैट द पीपल ऑफ द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। मतलब लोग बाग ये, इसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया कि वो लोग जो सेम फैमिली के होते होंगे, उन लोगों को एक ही जगह पर दफनाया जाता होगा। नॉट एट द सेम टाइम, मतलब ये नहीं कि एक ही टाइम में, अलग अलग टाइम में मर रहे हो, मगर एक ही जगह पर दफनाते होंगे वो लोग, ये पहचानने के लिए कि यहाँ पर हमारे घर वालों की कब्रें हैं, यहाँ पर उनके घर वालों की कब्रें हैं, इस तरह से। फिर ये आप अपने आप रीड कर लीजिएगा, एक ऐसे छोटा सा पैराग्राफ है। अब आते हैं इसकी हम एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पर पेज नंबर 34 ओपन करिए और यहाँ पर टॉप पे देखिए चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हम हाथ के हाथ करते चलेंगे। पहला क्या है इसका?
फर्स्ट वेदा मीन्स, वेदा का मतलब क्या था, विजडम, नॉलेज और विज़न, डिवोशन और बोथ ए एंड बी। तो मैंने बताया था वेदा का मतलब होता है नॉलेज और विज़न, ठीक है, समझ, सूझबूझ मतलब अकल, नॉलेज, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वेदा का क्या हो गया, बी, पहले का हो गया बी। सेकंड है दसाज और दासीज वर। दसाज और दासीज कौन थे, मैंने बताया था वो स्लेव थे, गुलाम थे, आर्यंस नहीं थे, ना अपोनेंट्स ऑफ आर्यंस थे, आर्यंस के अपोनेंट भी नहीं थे, वो कौन थे, स्लेव थे, ना ही दोस्त थे, कौन थे, गुलाम थे, स्लेव, कौन, गुलाम। नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड, वाट वर द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इनम गाँव। ये कह रहे हैं इनम गाँव के जो लोग थे उनका पॉसिबल ऑक्यूपेशन क्या था, उनका काम क्या था, फार्मिंग, हर्डिंग एंड गैदरिंग या हंटिंग। तो इसका है ऑल ऑफ दीज। मैंने अभी जब बताया था आपको कि वहाँ पर उन्हें अलग अलग तरह की फसलों के बीज मिली, अलग अलग जानवरों की हड्डी मिली, ठीक है, अलग अलग सामान मिला। तो उसे देख के आर्कियोलॉजिस्ट ने ये समझा कि यानी वो लोग फार्मर होंगे, हर्डर और गैदरर होंगे और हंटिंग करते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। थर्ड वाले का क्या है हमारा सी, पहले का हमारा बी और दूसरे का हमारा सी और थर्ड वाले का डी, सॉरी क्या है डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ है हमारा विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। मैंने अभी बताया था सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदास कौन सा था, मगाधा। मगाधा सबसे पावरफुल महाजनपदास में एक था, सबसे ताकतवर था मगाधा, अब तक का सबसे ताकतवर, जो जितने भी 16 महाजनपदास थे उसमें से मतलब जो जनपदास थे उसमें से सबसे ताकतवर कौन सा था, मगाधा। फिफ्थ की बात करते हैं, who were taxes collected by, why were taxes collected by the rulers of the महाजनपदास। जो टैक्स होता था वो महाजनपदास के राजा जो होते थे वो क्यों कलेक्ट करते थे, तो मैंने बताया था अपने ख़जाने को बढ़ाने के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए या लोगों को टॉर्चर करने के लिए या अपने किले को मजबूत करने के लिए या आर्मी को तैयार करने के लिए। तो मैंने बताया था वो अपने किले को तैयार करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और आर्मी को सैलरी देने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए टैक्स लिया करते थे। तो इसका क्या हो गया हमारा, फिफ्थ का हो गया बी वाला, टू बिल्ड ह्यूज फोर्ट एंड मेंटेन बिग आर्मीज। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है डैश रिटेन इन द वेदास आर इन अ प्रेज ऑफ वेरियस गॉड गॉडेस। तो यहाँ पर है हमारा श्लोकास, क्या श्लोकास रिटेन इन द SHLOKAS, श्लोकास रिटेन इन द वेदास आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस, GOD गॉड, GODDESSES गॉडेसेस। फिर दूसरा है द कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास वर नोन एज समावेदा। मैंने कहा वैदिक मंत्रा का जो मैंने बताया था कि जो कलेक्शन है उसे हम क्या कह देते हैं, समावेदा, SAMA समा VEDA वेदा। थर्ड है हमारा फॉरेस्ट वर बिल्ट टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम आउटसाइड एनिमी। फॉरेस्ट क्या है, फोर्ट, किले क्यों बनाए जाते थे, लोग बाग को बचाने के लिए दूसरे बाहर के एनिमीज से, पीपल एनिमीज, ठीक है। फोर्थ है द टैक्सेस वर कलेक्टेड इन बोथ गुड्स एंड कैश। जो टैक्सेस होते थे वो किस तरीके से लिया जाता था, गुड्स सामान के तौर पर और कैश के तौर पर, पैसे के तौर पर। GOODS गुड्स मतलब क्या होता है, कैश, ठीक है, क्या होता है गुड्स मतलब कैश, सॉरी सामान में क्या आ गया, औजार आ गए, खाना पीने का सामान, जो भी इंसान का जो काम है वो अपने उससे रिलेटेड गुड्स का था। फिफ्थ नाउ फार्मर वर यूजिंग आयरन पिलो। अब फार्मर कैसा पिलो यूज़ करने लगे थे, आयरन का, लोहे का। अब ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स में पहला है हमारा, ये भी हमारा वैसे ट्रू है, इसमें कोई फॉल्स ही नहीं है हमारा। पहला है राजाज हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स वॉज पास थ्रू देयर लैंड्स वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइसेस। ये कह रहे हैं राजा जो दूसरे के घोड़े को जाने देता था उसे इनवाइट किया जाता था सेक्रीफाइस के लिए। यस बिल्कुल सही है, सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानी के लिए। जैसे अब मैं कहीं का राजा हूँ और मैंने दूसरे राजा के घोड़े को जाने दिया, यानी वो मुझे फिर वो राजा बुलाएगा, मैं अपनी सेक्रीफाइस करूँगा, मैं अपनी राजधानी, अपनी जगह, अपना एरिया उसे दे दूँगा। तो ये क्या है, ट्रू है। पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा भी ट्रू, पांचवा भी ट्रू, सारे ट्रू हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, ये कह रहे हैं राजा गिरिहा वॉज द कैपिटल ऑफ मेघादा फॉर सेवरल ईयर। तो ये भी सही है, राजा गिरिहा जो था जगह थी, ये मेघादा की कैपिटल थी काफ़ी सालों तक यही कैपिटल थी। थर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द जनपदास। ये कह रहे हैं जनपदास में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत तरह तरह की जगह मिली। यस ये भी सही है। ये कह रहे हैं पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। ये कह रहे हैं जो ग्रेन को, अनाज को, गल्ले को इकट्ठा करने के लिए जो पॉट्स बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, वो पेंटेड ग्रे वेयर होते थे। यस ये भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
फिर फिफ्थ है मैनी सिटीज़ इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड। ये कह रहे हैं मैनी सिटीज़, काफ़ी सिटीज़ जो महाजनपदास की थी वो फोर्टिफाइड थी, मतलब किलाबंदी कर रखी थी, उन्होंने अपनी बाउंड्री बना रखी थी। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये सारे ही ट्रू हैं, इसके आपको सब पे ट्रू कर लेना है, ठीक है। इन सभी पर ट्रू 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 कर लिए। अब आते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज ई। हर बार की तरह इसमें इसे किस में करेंगे, इन कॉपी, और इसे भी इन कॉपी। अभी कह रहे हैं मेंशन द नेम ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड। ऋग्वेदिक गॉड के 3 इंपॉर्टेंट नाम बताने हैं, 3 इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स के नाम बताने हैं। तो पेज नंबर 27 पे आ जाइए, इसका नाम आंसर बताता हूँ मैं आपको। पेज नंबर 27 पे मैंने बताया था अलग अलग तरह के गॉड की वो प्रेयर करते थे। तो आप कैसे लिखेंगे, द नेम ऑफ 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स आर, यहाँ लिखेंगे अग्नि यानी फायर गॉड पूरा ऐसे, फिर एक लिखेंगे वायु यानी विंग गॉड, तीसरा लिखेंगे वरुण यानी वाटर गॉड। बस इतने 3 नाम लिखने हैं आपको, वो आपकी चॉइस है आप कौन सा लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ से कोई से भी 3 का नाम लिख लेना है। तो आंसर नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है अभी बताते हैं, वापस आइए एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 34। क्वेश्चन क्या है हमारा, मेंशन द नेम ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड। तो 3 इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स के नाम बताए हैं। तो आप लिखेंगे द 3 इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स आर करके पेज नंबर 27 पे आंसर नंबर फर्स्ट का ई यहाँ पर लिख लीजिएगा आर, अग्नि यानी फायर गॉड ऐसे ही लिखिएगा सेम, फिर वायु यानी विंग गॉड, फिर एंड करके लिखिएगा एंड वरुण यानी वाटर गॉड। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज ई का। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एक्सरसाइज ई है ना, ये देखिए एक्सरसाइज ई है हमारी। तो ये एक्सरसाइज ई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ लिखिए आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका ही नेम द 4 वेदास विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ देम। ये कह रहे हैं 4 वेदा के नाम बताओ और ये बताओ सबसे पुरानी कौन सी है। तो मैंने 4 वेदा के नाम आपको बताए थे, 4 वेदा में पेज नंबर 27 पे ही आ जाइए, आपको आंसर दिखाते हैं इसका। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज ई का 4 वेदा के नाम। तो ये है 4 वेदा के नाम कौन कौन से हैं, यहाँ से लिखेंगे देयर आर 4 वेदास, द ऋग वेदा इज़ द ओल्डेस्ट अमंग देम, द अदर 3 आर द समावेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्वा वेदा। ये क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर 2 हो गया, देयर आर से लेकर वेदा तक। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज क्या हो गई हमारी, ई हो गई, ठीक है। ये आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, ऐसे ही हमारा आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई कहाँ से, देयर आर से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने काटा नहीं है, मैंने अंडरलाइन की, थोड़ी नीचे आ गया है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आप इसे लिख लीजिएगा। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज ई पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी से दैट पीपल ऑफ इनम गांव वर हंटर गैदरर एंड फार्मर। हम ये कैसे कह सकते हैं जो इनम गांव के लोग थे वो हंटर थे, गैदरर थे, फार्मर थे। पेज नंबर 31 पे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखिए, दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट देखिए। हाउ कैन यू से द पीपल ऑफ इनम गांव वर हंटर गैदरर एंड फार्मर। आप ये कैसे बता सकते हैं कि जो इनम गांव के लोग थे वो हंटर थे, गैदरर थे, फार्मर थे। पेज नंबर 31 पे इसका आंसर दिखाते हैं आपको। पेज नंबर 31 पे यहाँ पर पूरा प्रूफ दिया है कि जब इनम गांव में आर्कियोलॉजिस्ट गए, उन्होंने सीड्स पाई, बाले राइस पाई, पल्सेस पाई, ये सारी चीज़ें पाई। तो यहाँ से पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको, इनम गांव से लेकर आंसर नंबर 3 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखा है दीज एविडेंसेस सजेस्ट दैट पीपल ऑफ इनम गांव वर हंटर गैदरर एंड फार्मर। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई कहाँ से कहाँ तक, इन इनम गांव से लेकर फार्मर तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 34 पे वापस आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, इन वाट वेज डू यू थिंक द लाइफ ऑफ रिच मैन वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ दसा और दासी। ये कह रहे हैं किस तरीके से आप बता सकते हैं जो अमीर लोग होते थे उनकी लाइफ दसा और दासी से, मतलब गुलामों से अलग होती थी। तो पेज नंबर 28 आइए, पेज नंबर 28 पे आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज ई। ये पूछ रहे हैं कि अमीर लोगों की ज़िंदगी जो गरीब लोग होते थे दसा और दासी से, उनसे अलग कैसी होती थी। तो पेज नंबर 28 पे इसका आंसर है, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई। पेज नंबर 28 पे आइए, यहाँ देखिए द ऋग वेदा से लेकर पूरा आपको यहाँ तक लिखना होगा। इसमें पूरा बताया है किस तरीके से उन लोगों की लाइफ कैसे अलग थी, ठीक है। ऋग वेदा से लेकर द ऋग वेदक हिम्स वर कंपोज से लेकर पूरा आंसर नंबर 4 यहाँ तक एक्सरसाइज ए का, ठीक है। द ऋग वेदा से लेकर वांटेड तक आप अपनी बुक में टिक कर लिए, वरना हाथ के याद करते रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, हु फॉर्म अ जनपदा। ये कह रहे जनपदा कौन बनाता है। तो मैंने बताया था पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 5
पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 5 ये है ना, हु फॉर्म अ जनपदा, जनपदा कौन बनाता है। पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज ई, विद द इमरजेंस ऑफ सेटल लाइफ पीपल स्टार्टेड लिविंग इन एरियाज, फिर यहाँ से इज कॉल्ड ग्रुप्स, पूरा जनपदाज यहाँ तक। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई का विद द इमरजेंस ऑफ से लेकर हमारा ग्रुप्स कॉल्ड जनपदाज तक, ठीक है। यहाँ पर आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, ये डिटेल में बताना है। तो ये कह रहे हैं थ्रो सम लाइट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वज्जी, ये कह रहे हैं जो वज्जी था उसके पॉलिटिकल सिस्टम पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए, पॉलिटिकल सिस्टम बताइए। तो यहाँ पर हमने बताया था वज्जी, वज्जी में हमने पढ़ा था, तो इसका पॉलिटिकल सिस्टम तो काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम ऐसा करते हैं, इसे कट करा देते हैं, ठीक है, या इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, इन अ गना देयर वर मैनी रूलर्स इवन व्हेन दोज थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज राजा। तो ये तो वैसे तो बड़ा हो जाएगा आंसर, चलिए यहाँ से लिख लिए, द कैपिटल ऑफ वज्जी वॉज एट वैशाली यानी बिहार। फिर यहाँ से लेकर पूरा आपको लिखना है कहाँ तक, दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर दे मेट इन असेंबली, आप लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, एक्सरसाइज एफ हो गई ना, ए बी सी डी ई एफ, ई के बाद हमारा एफ, यहाँ से दा से लेकर पूरा असेंबलीज तक लिखिएगा। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ, पेज नंबर 31। तो फिर से आइए, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ, पेज नंबर इसका क्या है 31। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन टू मेन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वैदिक एरा, ये कह रहे हैं वैदिक एरा में 2 ग्रुप बताओ लैंग्वेजेस के जो उस ज़माने में बोले जा रहे हों। तो पेज नंबर मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में आ जाइए पेज नंबर 27 पे, यहाँ पर था, यहाँ पर मैंने बताया था इन दे बिलोंग्स टू 2 मेन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, ये कह रहे हैं ना मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया टुडे हैड देयर ओरिजिन इन एंशिएंट टाइम, दे बिलोंग टू 2 मेन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन एंड द्राविडियन, ठीक है। कौन कौन से, एक इंडो यूरोपियन और द्राविडियन, ये 2 मेन ग्रुप थे। और संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द अर्ली आर्यंस एट एंड इन it underneath a certain amount of changes to become classical Sanskrit, more or less we know it today. Later on Prakrit developed which was similar to grammar and easy than Sanskrit. तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, अदर लैंग्वेज, ये सिंपल इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 2 मेन लैंग्वेजेस बताओ, 2 मेन लैंग्वेजेस के ग्रुप बताओ। क्वेश्चन नंबर फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक्सप्लेन 2 मेन ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वैदिक एरा, वैदिक एरा में जो मेन ग्रुप लैंग्वेजेस की बोली जाती थी उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आंसर लिखिए, कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से 2 मेन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वैदिक एरा, ठीक है, आर 2 मेन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वैदिक एरा आर। फिर पेज नंबर 27 पे आ जाइए, पेज नंबर 27 पे आइए आर के बाद, और यहाँ से लिखिए आर, एक तो हमारी इंडो यूरोपियन एंड द्राविडियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन एंड द्राविडियन, क्या नाम है, इंडो यूरोपियन एंड द्राविडियन। ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, 2 एक्सरसाइज एफ, कौन सा है आंसर, ये रहा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से उतारिए, उसके बाद आंसर यहाँ से कॉपी कर लिए। इंडो यूरोपियन और द्राविडियन ये दोनों लैंग्वेज उस ज़माने में बोली जा रही थी, और वैदिक एरा की ये मेन ग्रुप था, ठीक है, लैंग्वेज ग्रुप था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप बुक से लिएगा आंसर, 2 मेन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वैदिक एरा आर इंडो यूरोपियन और जो मैंने दूसरी बताई वो। उसके बाद आंसर नंबर 3, राइट अबाउट द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द किंग, ये कह रहे हैं उस टैक्स के बारे में बताओ जो किंग जो है कलेक्ट करता था। तो मैंने बताया था टैक्सेस के बारे में, यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 29 पे। तो इसका तो थोड़ा बड़ा होगा आंसर, तो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को कट कर देते हैं, ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो इसे आप इसे कट कर दिए और आंसर भी बड़ा हो जाएगा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये कह रहे हैं कास्ट सिस्टम का मीनिंग क्या था। तो हमने बताया था कास्ट सिस्टम को उस ज़माने में किस नाम से जाना जाता था, कास्ट सिस्टम को वो उस ज़माने में दूसरे नाम से जानते थे, ठीक है। पेज नंबर 32 पे आइए, छोटा सा लिखवाएंगे, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो कट कर देंगे। पेज नंबर 32 पे, कास्ट सिस्टम इन द वैदिक एज कास्ट सिस्टम वॉज नोन एज द वर्ना व्यवस्था, कास्ट सिस्टम वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, दीज डेज द कास्ट सिस्टम इज इन वेरी बैड शेप एंड देयर इज नथिंग यूजफुल इन इट, बट द कास्ट सिस्टम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म सर्व अवर सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वॉज द कॉज ऑफ ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ अवर नेशन। तो यहीं तक लिख लिए, बस इतना ही काफ़ी है। आंसर नंबर 4
एक्सरसाइज एफ, ठीक है। आंसर नंबर 3 तो हमने कट करा दिया। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ, कहाँ से कहाँ तक, द वैदिक एज से लेकर यहाँ तक, अवर नेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ अ मेगालिथ। अब ये मेगालिथ क्या था, अब मेगालिथ तो बहुत ही पूरा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो पेज नंबर यहाँ पर देखिए, मेगालिथ। अ मेगालिथ इज़ अ ग्रेव और अ मेमोरियल ऑफ डेड पीपल। द वर्ड मेगालिथ कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड मीनिंग मेगा मीनिंग बिग एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। मेगालिथ मीन्स देयर फॉर बिग स्टोन, ठीक है। यहीं तक लिखिए आप आंसर नंबर 5 बिग स्टोन तक। कौन सा है आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज एफ, ठीक है। द आ मेगालिथ से लेकर कहाँ तक, बिग स्टोन तक हमारा आंसर नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज एफ का। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप यहाँ पर लिख लिए, चाहे पेज नंबर बता दे रहा हूँ। आंसर नंबर इसका हो गया पेज नंबर 32 पे। ये सारी एक्सरसाइजेज आप बुक में कर लिएगा। और आपको अब मैं सिलेबस बताता हूँ, तो सिलेबस आपको मैंने पीछे बताया था अभी, तो आप वापस कंटेंट पे आइए जल्दी से। और यहाँ देखिए कंटेंट पे हमने आपको बताया था कि ये आपका लास्ट चैप्टर है, द वैदिक एज एंड द जनपदास। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे जल्दी से, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लास्ट में, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, क्योंकि ये आपका लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हिस्ट्री का चैप्टर कोई बचा नहीं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जितना था हमने पूरा करा दिया। सो बस अब आपको तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। बाकी चैप्टर मैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स तो पूरी करा ही चुका हूँ। यहाँ पर आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम, बेस्ट ऑफ लक।